हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक टोटल 43 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 44 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन जे.आर. हिक्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जे.आर. हिक्स के द्वारा। इसके और जो सिद्धांत थे उसमें से था ग्राहकों की मांग का सिद्धांत, व्यवसाय चक्र का सिद्धांत, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। इन सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी जे.आर. हिक्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो दोस्तों, कीमत प्रक्रिया जो है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। किसकी विशेषता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है कीमत प्रक्रिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, कीमत प्रक्रिया क्या होता है? तो यह बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों, बैंक दर पहले होता क्या है आप ये जान लीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक घरेलू बैंक को पैसा उधार देती है। क्या है? जो केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जो है वो बाकी घरेलू बैंक को पैसे उधार देती है ताकि वो पब्लिक में जो है ऋण पे उसे दे सके। तो ये बैंक दर हो गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि अगर होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब दोस्तों बैंक दर में वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति और तरलता में कमी आती है। उसकी पूर्ति जो होती है उसमें कमी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंक की साख सृजन क्षमता में भी कमी आ जाती है। तो इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही है। मुद्रा की तरलता में कमी आती है और सृजन क्षमता में कमी आती है। अगला प्रश्न है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से। ये चैलेंजर गर्त है क्या दोस्तों? तो चैलेंजर गर्त जो है वो पृथ्वी के महासागर की सबसे गहरी बिंदु है। ये मेरिना गर्त का सबसे निचला बिंदु जो है उसी को चैलेंजर गर्त कहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्रशांत महासागर से संबंधित है। प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा बिंदु है, सबसे गहरा गर्त है वो मेरिना गर्त है और उस मेरिना गर्त का सबसे गहरा बिंदु को चैलेंजर गर्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो दोस्तों, सर्वाधिक हीरा विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है। कहाँ पे? विंध्यन श्रेणी में। विंध्यन श्रेणी में भी कहाँ? तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है जो जहाँ पे किम्बरलाइट चट्टानें होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हीरा का खदान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, वरना और मूसी यह कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं वो उसमें से है येरला, डिंडी, भीमा, वरना और मूसी। ये सभी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। दोस्तों, सिगार घाटी यह काराकोरम पहाड़ी का प्रवेश द्वार कहलाता है, यानी काराकोरम पहाड़ी की ही एक श्रृंखला है सिंगार घाटी जो कि पाकिस्तान में है। तो ये किसका हो जाएगा उदाहरण? तो ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय का, क्योंकि काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। किसे? चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और अगर पूछे कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसका आकार कैसा है? क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में
कि चित्रकूट जलप्रपात का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा यह घोड़े के पैर के आकार का है। कैसा है? घोड़े के पैर के आकार का जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश से स्थित है? किस देश में स्थित है ग्रेट सैंडी मरुस्थल? दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित दूसरा बड़ा मरुस्थल है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? दोस्तों बिहार में कुल चार जो जलवायु क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। 4 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, दूसरा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तीसरा है अर्ध शुष्क जलवायु और चौथा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च जलवायु। ठीक है, ये 4 प्रकार की जलवायु बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो नियुक्त होता है, ना कि निर्वाचित। निर्वाचन कैसे होता है? दोस्तों निर्वाचन जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका निर्वाचन पहले सांसद के रूप में होता है, यानी कि संसद का जो सदस्य है उसके रूप में वो निर्वाचित होते हैं। और आर्टिकल 75 यानी 75 के 1 के हिसाब से, मतलब अनुच्छेद 75 के 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है उन्हीं संसद के चुने हुए सदस्यों में से। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन होता है। निर्वाचन किसका होता है? तो संसद के सदस्य का सांसद के रूप में निर्वाचन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का दास्तां की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों गुलामी की दास्तां का संज्ञा जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को दिया था। किसे दिया था? भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी मशीन से तुलना की थी जिसमें सिर्फ ब्रेक है, इंजन नहीं। इन्होंने कहा था कि भारत शासन अधिनियम की तुलना एक ऐसी मशीन से की जाती है जिसमें सिर्फ ब्रेक है, इंजन नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसका कथन है या फिर किस अधिनियम की तुलना एक ऐसी मशीन से की जाती है जिसमें सिर्फ ब्रेक है, इंजन से नहीं। तो याद रखिएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था संविधान सभा का? तो दोस्तों संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। क्या था? हाथी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसके पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसके निर्वाचित पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके निर्वाचित पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों वन्य जीव का संरक्षण मौलिक कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो वन्य जीव का संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आया था और इस अधिनियम के तहत कहा गया था कि वन्य जीव का अवैध शिकार या फिर तस्करी या अवैध व्यापार करने पर रोक लगा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का मुख्य जो उद्देश्य है वो है अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक हितों में बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना। तो दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो दोस्तों दार्शनिक राजा डॉक्टर राधाकृष्णन को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज्य संस्थान का प्रावधान है? दोस्तों, पंचायती राज्य संस्थान का प्रावधान अनुच्छेद 40 में किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि यह भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो दोस्तों, अगर पंचायत को भंग किया जाता है किसी कारणवश, तो उसका चुनाव 6 महीने के भीतर करवाना अनिवार्य होता है। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक टाइम ले सकते हैं, उसके अंदर ही उनको चुनाव करके पुनः पंचायत का जो भी पंचायत की व्यवस्थाएं हैं, यानी कि सरपंच हो गया या फिर मुखिया हो गया, इन सब का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 माह। अगला प्रश्न है, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो दोस्तों, भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 5 जनवरी 1966 ईस्वी को प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। कब की गई थी? 5 जनवरी 1966 को। अगला प्रश्न है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से, किससे है? बांसुरी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 15 जुलाई 1948 ईस्वी को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर यानी एनसीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों, वो भारत रक्षा अधिनियम 1917 के तहत सेना की कमी को पूरी करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, HTML का आविष्कार 1990 ईस्वी में टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा HTML का आविष्कार किया गया था। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद, किसे? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर जो कि शिव को समर्पित है, इसका निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। नंदीवर्मन द्वितीय है जो दोस्तों, यह पल्लव साम्राज्य के राजा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। इंडिका पुस्तक में इन्होंने राजाओं के समाज को भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया था। और ये कौन कौन से थे? तो ये था दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, कौन कौन सा था? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप हमको कमेंट करके बताइए कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, वेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? जनवरी 1897 ईस्वी में वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर वेलूर मठ का स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में दोस्तों वेलूर मठ रामकृष्ण मिशन की
का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? ये नेटिव मैरिज एक्ट था क्या? अगर आपसे पूछे कि नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, तो ये जो था दोस्तों, इसमें कहा गया था कि विवाह तभी वैध होगा, यानी विवाह को तभी मान्यता मिलेगी जब कम से कम एक पक्ष, यानी कि लड़का पक्ष हो या फिर लड़की पक्ष हो, दोनों में से कोई एक पक्ष ईसाई होगा, तभी उसको वैध माना जाएगा। और ये किसके दो कार्यकाल में आया था? तो ये आया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में। किस? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि उस समय भारत के वाइसराय थे, तो उन्हीं के काल में नेटिव मैरिज एक्ट को लाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो इसका कार्यकाल था 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, कथन है, यानी किसने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है, यानी विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन से शासक किस क्रम में अपना शासन संभाले थे? तो दोस्तों आप पहले जान लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने संगम वंश के रूप में किया था। तो सबसे पहले संगम वंश हुआ, उसके बाद सुलूप वंश, फिर तुलूप वंश, फिर आरवीडू वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगम, सुलूप, तुलूप और आरवीडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? चलिए देखते हैं कि किसका मिलान सही नहीं है। एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र दिया हुआ है। फकीर विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था, बिल्कुल सही है। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, ये भी सही है। चुआर विद्रोह ये झारखंड गलत दिया हुआ है दोस्तों। ये चुआर विद्रोह जो है ये भी वेस्ट बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में इस जो है ये हुआ था। और तेभागा विद्रोह यह वही बंगाल में हुआ था। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था, जो कि दूसरे सिख गुरु थे। पहले सिख गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों गुरु अंगद देव जो थे, उनका मूल नाम जो था वो था लहना था, और इनको गुरु अंगद के रूप में बाद में जाना गया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया, जबकि गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। और गुरु अमरदास ने क्या किया? तो दोस्तों इन्होंने लंगर व्यवस्था को विस्तृत किया। लंगर व्यवस्था शुरू किसने किया था? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक के द्वारा ही किया गया था, और जबकि इसका विस्तार गुरु अमरदास के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा पहला मानव विकास रिपोर्ट 1990 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक रघुराम जी राजन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो दोस्तों पर्यावरण में शामिल कौन सा है? तो भूमि भी है, पशु भी है, पौधे भी हैं, यानी कि प्रकृति के रूप से मौजूद निर्जीव और सजीव जो भी हैं वो पर्यावरण का हिस्सा है। तो इसका सभी का सभी जो है वो सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत का विस्तार क्षेत्र संबंधित देश कौन कौन सा है? तो दोस्तों आल्प्स पर्वत कितने देशों से होकर गुजरता है? तो ये टोटल 8 देशों से होकर गुजरता है। कितने? आल्प्स पर्वत टोटल 8 देशों में फैला हुआ है। तो वो कौन कौन सा है? तो हो जाएगा फ्रांस, मोनाको, इटली, जर्मनी, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein। ये सारे जो देश हैं 8 देश कौन कौन से? फ्रांस, मोनाको, इटली, जर्मनी, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein, ये सब जो हैं वहाँ पे फैले हुए हैं आल्प्स पर्वत। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है,
और जर्मनी भी है। ये तीनों के तीनों जो है वो जो है वहाँ से आल्प्स पर्वत गुजरते हैं। तो ये सभी देश संबंधित है, इसमें आप +C कर लीजिएगा। A, B और C यानी कि सभी के सभी संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। अगला प्रश्न है दूध उदाहरण है। तो दोस्तों दूध उदाहरण है पायस का, यानी दूध को पायस के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वसा और प्रोटीन के जो कण हैं वो बड़े बड़े आकार में बड़े बड़े कण के रूप में मौजूद हैं और ये घोल से बाहर नहीं आते हैं, जो कि पायस के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो दोस्तों एक्वा रेजिया बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर बनाया जाता है, HCl और HNO3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एक्वा रेजिया बोले तो अम्लराज। अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक होता है। तो दोस्तों शक्ति का मात्रक वाट है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। जूल किसका मात्रक है? तो जूल ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है दोस्तों? तो न्यूटन मीटर जो है वो पृष्ठीय तनाव का मात्रक है, जबकि न्यूटन मीटर स्क्वायर यह दाब का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणाली के आरंभिक सृजनों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, अगस्त विल्हेम आइचलर। ठीक है, अगस्त विल्हेम आइचलर को वनस्पति वर्गीकरण के व्यापक रूप में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक प्रणाली के आरंभिक सृजन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो दोस्तों डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो। अगला प्रश्न है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो अभावजन्य रोग मतलब, तो दोस्तों अभावजन्य रोग का मतलब होता है कुपोषण, जिसे हम लोग आमतौर पे कुपोषण कहते हैं, वही होता है अभावजन्य रोग। तो ये किससे कहते हैं? तो जो पोषक तत्व नहीं मिल पाता है खाने में, जिसकी वजह से कुपोषण होता है, तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभाज्यजन्य रोग कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से कौन इससे संबंधित है? पहला कथन क्या है? तो यह है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बताइए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और दूसरा कथन है यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो दोस्तों ये जो कथन दिया हुआ है ये दोनों ही लीवर से संबंधित अग्नाशय से संबंधित है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, अग्नाशय। दोस्तों अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है, जो कि हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? इसमें पूछ रहा है अजैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं दोस्तों, एक जैविक, दूसरा अजैविक। जैविक जिसमें कि सभी सजीव चीज़ें जो प्राकृतिक रूप में पाई जाती है उसे जैविक घटक कहते हैं, और जो निर्जीव रूप में पाई जाती है जैसे कि पहाड़, पत्थर, मिट्टी, जल, ये सारी चीज़ें जो हो गई ये अजैविक घटक कहलाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि अजैविक घटक, पूछ रहा है कि इसमें अजैविक घटक कौन सा नहीं है? तो अजैविक घटक जो है वो जीव हो जाएगा। ये जीव जो है एक जैविक घटक है, अजैविक घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, जीव। अगला प्रश्न है अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि एक महिला वर्णांध है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है एक महिला को, पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने का सर्वाधिक संभावना है? संभावना पूछ रहा है, और इसमें क्या कह रहा है कि महिला को वर्णनता है, उसके पति को नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। दोनों संतान में से किसी को भी वर्णनता यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णनता को का वाहक महिला होती है, यानी कि महिला को अगर वर्णनता है तो ज़्यादा संभावना है कि वो दूसरे में नहीं फैलेगा। लेकिन
अगर उसी महिला के पिता को वर्णता होता तो उस महिला के आने वाले जनरेशन को यानी उसके पुत्र को में वर्णता हो जाती। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों संतानों में से किसी को भी वर्णता रोग नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? इसमें से कौन सा भिन्न है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केकड़ा। केकड़ा बाकी से भिन्न है दोस्तों। मकड़ी, बिच्छू, वरीथू, ये तीनों के तीनों जो है एक जैसे हैं। वरीथू जो है दोस्तों ये एक प्रकार के मकड़ी के जैसा ही होता है। अगला प्रश्न है, फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? दोस्तों फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर होता है और कार्पल। कार्पल जो पौधे में कार्पल पाया जाता है उसको, उसमें मेनली वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों चीज़ें होती है, तो उसको कार्पल कहते हैं। जो कि फीमेल, फूल का जो फीमेल जनन अंग प्रजनन भाग है वो होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर और कार्पल। अगला प्रश्न है, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो दोस्तों ज्वार जो है ये एक मोटा अनाज है जो कि ग्रैमी कुल का है। किसका है? ग्रैमी कुल का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से 38 एटीपी अणु जो है वो उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 38। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, पपीते के पीले रंग का कारण सोलेनिन होता है, जो कि गलत है दोस्तों। पपीते के पीले रंग का कारण कैरिकैस्थेनिन होता है, ना कि सोलेनिन, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। सेब के लाल रंग का कारण एंथेसाइनिन होता है, ये सही है। मिर्च का लाल रंग कैस्पेसिन होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्य फल होता है? दोस्तों ये हमारे सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। प्रश्न है, सत्य फल होता है? तो दोस्तों सत्य फल एक वैसा फल है जो कि पूरी तरह से अंडाशय में निषेचित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निषेचित एवं विकसित अंडाशय जिसमें होता है वो सत्य फल होता है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।